हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सिंपली जीएस। आज अपन पढ़ने वाले हैं यूज कॉन्टेक्स्ट के बारे में। यूज कॉन्टेक्स्ट को पढ़ने से पहले कि यूज कॉन्टेक्स्ट का यूज क्यों होता है और क्यों बेसिकली अपन उसको यूज करते हैं, तो उस चीज़ को समझने के लिए मैंने यहाँ पे 3 फाइल बनाई हैं, A1, A2 और A3। A3, A2 और A1 करके मैंने यहाँ पे 3 फाइल बनाई हैं। अब एक चीज़ बताइए, अगर मुझे A3 का डेटा मुझे अगर यहाँ पे शो कराना है तो मैं किस तरीके से शो कराऊंगा। तो पहले तो मैं इसको रिफैक्टर कर देता हूँ थोड़ा, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। तो इस तरीके से सही तरीके से रिफैक्टर हो गया। app.jsx में जाएंगे। जनरली अपन क्या करते हैं, किसी भी फाइल का डेटा अपन को जब शो कराना होता है, जैसे मुझे अभी A3 का कराना है तो मैं क्या करूँगा, इस डेप के अंदर मैं इस तरीके से मैं A3 लिख के और यहाँ पे मैं इसको इस जगह पे इसको इंपोर्ट कर लेंगे अपन। इंपोर्ट A3। तो अपन अगर ब्राउजर पे जाएंगे तो ब्राउजर पे अपन को ये देखने को मिल जाएगा। इसको करते हैं रीलोड। A3 डेटा जो उसके अंदर लिखा हुआ है वो डेटा अपन को देखने को मिल गया। अपन A3 पे जाते हैं, A3 अभी केवल लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखते हैं A3 फाइल लिख देते हैं। तो A3 फाइल अपन को देखने को मिल गई। नॉर्मल तरीके से जब भी अपन React.js के अंदर काम करते हैं तो इस तरीके से अपन को डेटा रेंडर होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन जब बात आती है प्रॉप्स के माध्यम से अपन को किस तरीके से करना है, अगर अपन को प्रॉप्स के जरिए ये काम करना होता था तो अपन किस तरीके से करते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, एक हायरार्की बनती है। हायरार्की मतलब जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे अगर मैं इसके अंदर app.jsx में चलता हूँ और app.jsx के अंदर एक A1 कर देता हूँ, A1, और यहाँ पर भी मैं A1 करता हूँ और यहाँ पर भी A1 करता हूँ। और A1 के अंदर अपन A2 को लेते हैं और इंपोर्ट। इस चीज़ से क्या होगा ना कि आपको क्लियरिटी समझ में आएगी कि क्यों एक्चुअल में अपन उसका यूज करते हैं, यूज कॉन्टेक्स्ट का। तो इसको मैं जाऊंगा तो ये 2 और बहुत फास्ट तरीके से अब इसको करते हैं अपन। इंपोर्ट A3 फ्रॉम A3 और A2 के अंदर अपन A3 को रेंडर करवाते हैं। इसको करते हैं A3 को रेंडर और A3 के अंदर app.jsx में जाएंगे। A1 है और A1 के अंदर गए, A2 को रेंडर किया, A2 के अंदर गए, A3 को रेंडर किया, A3 के अंदर है A3F। और अगर ब्राउजर पे जाएंगे, इसको करेंगे रीलोड, इसको आपको A3F अपन को देखने को मिल रहा है। यानी कि A3 का जो कंटेंट है वो अपन को आसानी से यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन अब बात आती है, जैसे अपन मान के चलिए मैंने app.jsx के अंदर यहाँ पे एक वैल्यू पास करी, मैंने एक नेम और नेम करके यहाँ पे एक वेरिएबल पास किया जिसका नाम है वेरिएबल। वो वेरिएबल मैंने बनाया इस जगह पे, लेट वेरिएबल। उसके अंदर पास किया मैंने React.js कॉन्टेक्स्ट API लर्निंग। अब ये डेटा अपन को A3 के अंदर पहुंचाना है अपन, क्योंकि अपन को जो चाहिए वो A3 का कंटेंट अपन को इस जगह पे शो चाहिए ब्राउजर पे। मेन नेम अपना यही है। लेकिन अब A3 के अंदर ये डेटा जाएगा कैसे, अपन को ये पहुंचाना है React.js कॉन्टेक्स्ट API लर्निंग, कैसे जाएगा। तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए अपन को ये इसके अंदर जाना पड़ेगा। इसके अंदर आपको प्रॉप्स पास करेंगे, Ctrl+Z करके इसको पहले छोटा लिखते हैं, इसको प्रॉप्स पास करना पड़ेगा। और यहाँ पे अपन ने नेम और इस जगह पे इस तरीके से प्रॉप्स को पास किया करेंगे। और A2 के अंदर जाएंगे और A2 के अंदर अपन को प्रॉप्स पास करना पड़ेगा। फिर से गए और यहाँ पे नेम, उस तरीके से अपन को प्रॉप्स पास किया और A3 के अंदर गए। A3 के अंदर तो डेटा है पर इसके अंदर भी अपन को क्या करना पड़ेगा, प्रॉप्स। और अपन को यहाँ पे props.name ऐसा लिखने के बाद अपन ये सोचेंगे कि डेटा आ जाएगा। लेकिन अगर आप ब्राउजर पे देखेंगे तो आपको वो डेटा मिलेगा ही नहीं। इनफैक्ट जो डेटा था वो भी चला गया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अपन को जब A1 पे अपन ने पास किया तो अपन ने केवल props नाम से पास कर दिया, यानी कि पूरा डेटा वो गया ही नहीं है। तो अपन को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, props.name पास करना पड़ेगा। अब इसमें यही चीज़ की दिक्कत है
कि आपको जैसे मालूम है, अगर आप अभी तो अपन 2 या 3 फाइल के साथ खेल रहे हैं तो अपन को पूरा मालूम है कि यहाँ पे props डॉट नेम पास करेंगे, props डॉट वैल्यू पास करेंगे। लेकिन अगर मान के चलिए अगर ये 50 या 100 कंपोनेंट या फाइल बना लेते हैं आप, तब आप क्या करेंगे? इस तरीके से बार बार पास आप नहीं कर सकते। अभी तो मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ आपको। props डॉट नेम मैंने यहाँ पे किया और A3 के अंदर किया, ठीक है। आपको आसानी से आपको डाटा दिखाई देगा। तो A3 React.js कॉन्टेक्स्ट API लर्निंग, तो इस तरीके से अपन ने इस डेटा को एक्सेस कर लिया। लेकिन इस चीज़ आपने देखी कि अगर केवल आप डॉट नेम लगाना भूल गए तो ये पूरा डेटा अपना गया। अब उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एरर तो आ नहीं रही थी। जब एरर नहीं आ रही है तो देखने में ऐसा लगता है कि अपना कोड सही तरीके से रन कर रहा है, और अपन को कोड अपना सही तरीके से रन कर रहा है तो अपन ने सही तरीके से कोड लिखा हुआ है। लेकिन एक्चुअल में जो एरर थी वो कुछ ऐसी एरर थी जो मतलब अपन फैच नहीं कर सकते, मतलब जो ब्राउजर पे शो नहीं हो सकती, लेकिन वो आपको मालूम है कि डॉट नेम जब तक नहीं लगाएंगे तब तक उसको अपन एक्सेस नहीं कर सकते। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए उन्होंने यूज कॉन्टेक्स्ट को बनाया था। अब यूज कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे क्या रोल प्ले करता है उसको अपन समझते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले अपन को इस यहाँ से प्रॉप्स हटाने पड़ेंगे। इन सबसे मैं प्रॉप्स हटा देता हूँ, A1 और A2 के अंदर भी हटा देता हूँ, और A3 के अंदर भी मैं प्रॉप्स को हटा देता हूँ। देखो अगर अपन सबसे और इसको, ठीक है, अभी यहाँ पे अपन को क्या करना है, सबसे पहले अपन को क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो अपन क्या करेंगे, इंपोर्ट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट ऊपर पहले ही हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको डिलीट मारते हैं। और यहाँ पे अपन ने जो लेट वेरिएबल बनाया था इसी के अंदर अपन क्या करते हैं, लेट वेरिएबल इक्वल टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट एक नाम का फंक्शन होता है, इस फंक्शन का अपन करते हैं कॉल। अब अपन को इस तरीके से A1 करके अपन को इस तरीके से पास नहीं करना, अपन को इस डिफ के अंदर जो अपन ने वेरिएबल बनाया सबसे पहले तो इसको अपन को कैपिटल लेटर बनाना पड़ेगा। इसको अपन को कैपिटल लेटर बनाते हैं, और जो वेरिएबल बनाया उसी वेरिएबल के नाम का अपन को यहाँ पे इस तरीके से टैग बना देना है। टैग बनाएंगे और इसमें डॉट एक प्रोवाइडर होता है, उस प्रोवाइडर को अपन क्या करेंगे, कॉल करेंगे इस तरीके से डॉट प्रोवाइडर, ठीक है। अपन मैं इसको हटा देता हूँ, डॉट भी हटाना पड़ेगा। अब इसके अंदर अपन ने A1 को जिस तरीके से पहले कॉल कर रहे थे बिल्कुल इसी तरीके से अपन को A1 को यहाँ पे कॉल कर देना है। क्या नाम हो गया एक्स्ट्रा, ठीक है। A1 को अपन ने कॉल कर दिया, वेरिएबल बन गया। अब इसके अंदर अपन को क्या करना है, वैल्यू के रूप में अपन ने एक पास कर दिया, जैसे मान के चलिए दी React.js लर्निंग कॉन्टेक्स्ट API। अभी यहाँ पे कुछ चीज़ की एरर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्या एरर है, आपने वेरिएबल खोला, वेरिएबल डॉट प्रोवाइडर, इसके अंदर वैल्यू पास की A1 और क्रिएट कॉन्टेक्स्ट लेट वेरिएबल नाम से डिक्लेयर भी किया है वेरिएबल। आई होप कोई एरर नहीं आनी चाहिए। अच्छा अपन ये एरर आ रही है क्योंकि अपन ने इस तरीके से पास करना चाहिए था। और क्या एरर आ रही है इसमें, अच्छा अपन का ये एक्स्ट्रा है, इसको भी हटाते हैं, ठीक है। अब जो भी अपन ने यहाँ पे बनाया, जैसे अपन ने वेरिएबल नाम से बनाया था ना, वेरिएबल क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, तो इसको अपन को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट वेरिएबल, Ctrl+Z वेरिएबल को अपन को एक्सपोर्ट करना है। इसमें अपन को करली ब्रैकेट लगाने हैं। मैंने ES6 मॉड्यूल के अंदर ये चीज़ आपको पढ़ाई थी। और A3 में आएंगे तो A3 में अपन को इंपोर्ट, सबसे पहले तो यूज कॉन्टेक्स्ट का अपन को इंपोर्ट करना है, यूज कॉन्टेक्स्ट इस तरीके से। इसके बाद इंपोर्ट जो अपन ने वेरिएबल का नाम दिया था, जैसे मैंने दिया था BARIABLE वेरिएबल फ्रॉम वेब। तो अपन को अभी क्या करना है, यूज कॉन्टेक्स्ट की बाय डिफ़ॉल्ट एक वो होती है जो स्निपेट, जिसको अपन बोलते हैं यूज कॉन्टेक्स्ट स्निपेट। इस तरीके से यहाँ पे अपन को सेकेंड के अंदर जो वेरिएबल का नाम है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। मैंने यहाँ पे वेरिएबल का नाम मेंशन किया। इसके बाद आपको बस इतना आपको लिखना था, और आपका जो वेरिएबल का डेटा है, यानी कि जो app.js के अंदर जो वैल्यू के अंदर जो भी डेटा है वो डेटा अपन को इस जगह पे शो हो जाएगा, दी React.js लर्निंग कॉन्टेक्स्ट API। तो यानी कि जो डेटा अपना है वो अपना A3.jsx में किस तरीके से पहुंचा
वो प्रोसेस इस तरीके से। देखो सबसे पहले अपन ने क्या किया, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को कॉल किया, वेरिएबल के अंदर क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को यूज किया, उसका अपन ने टैग बनाया, उस टैग के अंदर एक वेरिएबल पास किया, उसके अंदर A1 के अंदर A2 है, A2 के अंदर A3 है। मतलब हायरार्की होते हुए भी अपन डेटा डायरेक्ट A3 में पास कर रहे हैं। पहले अपन ने क्या किया था, पहले अपन ने A1 app.jsx के अंदर वैल्यू पास की, फिर उसको अपन को A1 के अंदर पास करना पड़ा, A1 से फिर A2 में, A2 से फिर A3 में। प्रॉप्स के जरिए यही किया था ना अपन ने। तो उसके अंदर अपन ने चांसेस थे कि अपना डेटा खो सकता था, लेकिन इसके अंदर अपन ने क्या बोला, इसके अंदर अपन ने बोला कि जिस टैग के साथ, ये मतलब जिस पर्टिकुलर फाइल के अंदर आप डेटा भेजना चाहते हैं उसके अंदर आप इसको कॉल करो, तो जहाँ पे भी आप उसको कॉल करोगे उस जगह पे अपना ये डेटा दिखा देगा। यहाँ पे प्रोवाइडर है और इस जगह पे क्या हो गया, इस जगह पे अपन ने यूज कॉन्टेक्स्ट का यूज करके उसको अपन ने एब्जॉर्ब कर लिया, जो भी डेटा था वो डेटा अपन ने इस जगह पे ले लिया और इस जगह से अपन ने उस डेटा को दे दिया। यहाँ पे बस इसको याद रखने वाला बात यह रहता है कि इसमें एक्सपोर्ट जो कीवर्ड के साथ अपन को यूज करना रहता है। अगर इस चीज़ को आप सही तरीके से यूज कर दें तो कभी कोई दिक्कत नहीं आती है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि नॉर्मली इस तरीके से करते हैं। अब अपन अगर ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे जाएं React.js की, तो इन्होंने एक तरीका बता रखा है, लेकिन इसमें एक दिक्कत है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में एक दिक्कत है। उन्होंने बिल्कुल भी कहीं पर भी नहीं लिखा है कि आपको क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। ये लोग ये समझते हैं कि मतलब आपको ये चीज़ बाय डिफॉल्ट आनी चाहिए। बिल्कुल इसलिए मैंने ES6 मॉड्यूल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पहले बता दिया था, जिससे आप इजीली इसको समझ सकें। अब इनके तरीके से अगर आप देखें तो उन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट फंक्शन कुछ भी डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने नॉर्मल वैल्यू आपको दे के समझाया, लेकिन आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर मैं इस तरीके से करूँ तो अपन जैसे कॉन्स्ट थीम्स, इसको कॉपी करता हूँ मैं और यहाँ पे क्रिएट कॉन्टेक्स्ट में से पहले मैं इस जगह पे ले लेता हूँ उसको कॉन्स्ट थीम्स, और वेरिएबल क्रिएट कॉन्टेक्स्ट है यहाँ पे, और इन्होंने इस तरीके से बोला है तो अपन इस तरीके से जैसा उन्होंने बोला है इस तरीके से मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, जिससे कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि ये चीज़ अलग लिखी हुई है वहाँ पे और सर ने थोड़ा अलग तरीके से समझा दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। रिएक्ट की जगह क्रिएट कॉन्टेक्स्ट अपन ऊपर कॉल कर चुके हैं, इसलिए मैं उसको रिएक्ट डॉट नहीं किया। और इसके बाद अपन यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे इन्होंने एक थीम कंटेंट डॉट प्रोवाइडर करके बनाया है, तो इसी को अपन कॉपी करते हैं। वैसे ज़रूरी नहीं है क्योंकि अपन इसको भी कर सकते हैं, केवल थीम्स डॉट डार को केवल वैल्यू को कॉपी कीजिए और इसको अपन ने जहाँ पे वैल्यू में इसकी जगह पे अपन को ये वाली वैल्यू पास करनी है और इसके बीच में स्पेस थीम्स डॉट डार्क। तो ये थीम के अंदर आप देखेंगे तो लाइट और डार्क दो ऑप्शन इन्होंने दिए हैं, A1 के अंदर अपन पास कर रहे हैं। और इसके बाद इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इस टूल बार को पास किया, टूल बार एक फंक्शन बनाया है, इसके अंदर थीम बटन पास है। बिल्कुल सेम तरीके से अपन ने भी ऐसा किया। अपन ने यहाँ पे A1 को पास किया, A1 एक फंक्शन है जिसके अंदर A2 पास है, A2 एक फंक्शन है जिसके अंदर A3 पास है। ऐसा ही अपन ने किया, बिल्कुल सेम टू सेम। और इसके बाद यहाँ पे आते इन्होंने क्या किया, यूज कॉन्टेक्स्ट का यूज किया। बिल्कुल अपन ने भी ऐसा किया था, अपन ने A3.jsx में यूज कॉन्टेक्स्ट का यूज किया है। फिर इसके बाद यहाँ पे आते हैं तो इन्होंने एक बटन बनाया है, इस बटन के अंदर इसको यूज किया है। तो बिल्कुल अपन इसी तरीके से इसको भी करते हैं, Ctrl+C करते हैं इसको, और इस डिव की जगह पे अपन इस तरीके से इस डिव की जगह पे इसको अपन को रिटर्न कीवर्ड के साथ अटैच करना पड़ेगा, रिटर्न। और इसमें इन्होंने थीम लिया है तो अपन को इस जगह पे थीम लिखना पड़ेगा बस, बाकी अपना पूरा सही हो जाएगा। THEM थीम डॉट बैकग्राउंड, थीम डॉट फोरग्राउंड। आई होप इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे चलते हैं। तो इसमें एक दिक्कत दिखा दे रही है, एक्सपोर्ट वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड। तो अपन ने app.jsx में जाएंगे, app.jsx में अपन ने इसको थीम कॉन्टेक्स्ट नाम दिया है, इसको अपन चेंज कर देते हैं, इसको अपन लिख देते हैं वेरिएबल। तो ये एरर चली जाएगी। और I am स्टाइल्ड बाई थीम कॉन्टेक्स्ट, इस तरीके का अपन को आउटपुट यहाँ पे देखने को मिल गया। क्यों? क्योंकि बटन के ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उस टेक्स्ट पे है I am स्टाइल्ड बाई थीम कॉन्टेक्स्ट, इसके ऊपर जो बैकग्राउंड और उसका जो कलर है वो उस जगह से आ रहा है app.jsx से। तो यहाँ पे अपन अगर देखेंगे तो app.jsx में
इन्होंने इस तरीके से इसको पास किया है। तो इस तरीके से भी अपन इसको डिजाइन कर सकते हैं। बेसिकली अगर इसको समझना है आपको कि यूज कॉन्टेक्स्ट यूज ही क्यों हुआ, तो उसका बेसिक अपन यही समझ सकते हैं कि एक हायरार्की होती है, उस हायरार्की को तोड़ने के लिए जब अपन प्रॉप्स पास करते थे तो उस पर्टिकुलर प्रॉप्स के जरिए अपन हायरार्की में पास कर देते। हायरार्की क्या होती है? हायरार्की जैसे अपन ने A1 से A2 में गए, A2 से A3 में गए, वो एक हायरार्की थी। लेकिन अपन ने हायरार्की को तोड़ा, अपन ने बोला मैं A1 से A2 में नहीं जाऊंगा, मैं A1 से डायरेक्ट A3 में चला जाऊंगा। A1 आपने पास किया, डायरेक्ट A3 के अंदर उसको कॉल किया, प्रोवाइडर के अंदर A1 पास कर दिया। और जो अपन ने एक और बनाया जिसको अपन बोलते हैं यूज कॉन्टेक्स्ट, जिसको अपन ने जहाँ पे एक जगह पे अपन ने क्रिएट किया कॉन्टेक्स्ट को, दूसरी जगह पे अपन ने उसी कॉन्टेक्स्ट को यूज कर लिया और इन दोनों के बीच में जो कॉम्बिनेशन बनाया, यानी कि जिस फाइल के अंदर इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन रहा है उस फाइल के अंदर डेटा का ट्रांसफर हो रहा है। सिंपल सी बात है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, और बाकी की अगर इन्फॉर्मेशन अगर आपको यहाँ पर लेनी है इस यूज कॉन्टेक्स्ट या पर्टिकुलर किसी यूज इफेक्ट या किसी भी आप हुक के बारे में, तो आप React.js के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे आ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप जरूर बोलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।